हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। यहाँ पर दोस्तों अभी मैंने जो रिसेंटली वीडियो अपलोड की है उस वीडियो में कुछ लोगों के कमेंट भी आए, मैसेज भी आए, मेल में भी कई लोगों ने ये चीज़ को पूछा कि अगर मेरे CBT 2 में 84 मार्क्स थे तो मुझे SM ही क्यों मिली और कोई पोस्ट क्यों नहीं मिली। देखो सिंपल सा आंसर है यार इस चीज़ का कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है पोस्ट प्रेफरेंस। मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले से बताया हुआ है कि जब CBT 2 का रिजल्ट आता है तो उस टाइम पर आपको पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है, यानी आपको पोस्ट दे दी जाती है कि आपको भाई CA के लिए सिलेक्ट किया गया है, गुड्स गार्ड के लिए, ASM के लिए, किस चीज़ के लिए। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो ये जो कट ऑफ मैंने दी है ये 2015 NTPC की फाइनल कट ऑफ है, यानी कि CBT 1 हो जाने के बाद, CBT 2 हो जाने के बाद और साइको एप्टीट्यूड टाइपिंग हो जाने के बाद। ठीक, तो कट ऑफ को आप एक बार ध्यान से देखिए। सबसे पहले OBC वाली सेक्शन में आ जाइए, क्योंकि मैं अपने से एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं OBC कैटेगरी में आता हूँ। तो OBC में देखिए आप, अगर मेरे 84 मार्क्स थे तो उस हिसाब से CA की पोस्ट तो मुझे नहीं मिल पाती क्योंकि 86 गई थी कट ऑफ, लेकिन TA मुझे मिल सकती थी। TA में 81 गई थी, तो वही वो मुझे क्यों नहीं मिली। तो इसका सीधा सा आंसर है पोस्ट प्रेफरेंस। ठीक, जब मैंने पोस्ट प्रेफरेंस दी थी एग्जाम के टाइम पे तो मैंने CA पहले नंबर पे भरी थी, इसके बाद मैंने दूसरे नंबर पे TA भरी थी, फिर मैंने तीसरे नंबर पे ASM और चौथे नंबर पे मैंने गुड्स गार्ड को प्रेफर किया था। तो जब मैंने दूसरे नंबर पे TA भरी तो वो मुझे मिलनी चाहिए थी। अब ध्यान रखना, यहाँ पर जो मैं कहने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना। देखो होता क्या है कि सिर्फ आप तो है नहीं जो TA को पहले या दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे प्रेफरेंस कर रहे हैं। जितने भी बच्चों ने आपके साथ फॉर्म अप्लाई किया है, जैसे उस टाइम पर 90 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे, तो कॉमन सी बात है 90 लाख में से कई ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन लोगों ने TA को मेरी तरह पहले ही प्रेफर करके रखा होगा, पहले या दूसरे नंबर पे। अब जैसे मेरे मार्क्स मान लीजिए 84 आए CBT 2 में, तो कई ऐसे भी होंगे जिनके नंबर जो है वो मुझसे कुछ ही दशमलव में भी कुछ ज़्यादा हो, या हो सकता है मेरे 84 है किसी के 85 हो, 86 हो। तो कॉमन सी बात है जिनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं उन्हें उनकी पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पोस्ट पहले ही अलॉट कर दी जाती है। अब ध्यान रखना, पिछला जो NTPC था उसमें ट्रैफिक अप्रेंटिस की जगह थी, और रेलवे में जो NTPC के थ्रू वैकेंसी निकलती है उनमें सिर्फ 2 ही पोस्ट में साइको होता है, एक तो स्टेशन मास्टर के लिए और दूसरा ट्रैफिक अप्रेंटिस के लिए। तो उस साल TA और SM दोनों के लिए साइको था। और याद रखना इस बार जो TA की वैकेंसी निकली है वो ट्रैफिक अप्रेंटिस की नहीं है, वो ट्रैफिक असिस्टेंट की हैं, और इसमें साइको वगैरह नहीं होता है। यानी कि इस साल आपका जो NTPC का एग्ज़ाम है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए साइको होगा, वो है स्टेशन मास्टर। तो उस बार मुझे TA ना मिलने का रीज़न यही था। अगर मेरे मार्क्स 1-2 नंबर ज़्यादा होते तो शायद मुझे TA मिल जाती, लेकिन मुझसे भी मतलब जो वहाँ पर स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मार्क्स मुझसे अच्छे थे, मुझसे ज़्यादा थे, वो लोगों को TA की पोस्ट मिली। अब होता क्या है कि TA की जो पोस्टें इतनी ज़्यादा तो होती नहीं है, SM के कंपेरिजन में काफ़ी कम होती हैं। अब मैंने तीसरे नंबर पर भरी थी SM। इसके बाद जब हम लोगों का साइको हुआ, साइको में हम लोगों के जितने मार्क्स थे और CBT 2 के जो मार्क्स थे उन्हें जब कंबाइन करके कैलकुलेट किया गया तो मेरा जो स्कोर था वो 78.95165 था। जैसा कि मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बता दिया है क्यों था। इस स्कोर के बेस पर अगर देखा जाए तो इस फाइनल कट ऑफ में जो मेरे मार्क्स थे वो सिर्फ और सिर्फ ASM को ही क्वालिफाई कर पा रहे थे, बाकी किसी भी पोस्ट को नहीं कर पा रहे थे। यही रीज़न था कि मुझे मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ASM पोस्ट मिली। अब यहाँ पर देखो ध्यान देने वाली बात क्या होती है, जो लोग अपने मेंटली थिंकिंग ये बना लेते हैं कि मुझे क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करना है, ध्यान रखो वो लोग एंड टाइम पे आके या तो रह जाते हैं या उनका सिलेक्शन किसी वजह से चूक जाता है, सिर्फ नंबर कम होने की वजह से। इसीलिए मैं हमेशा से आप लोगों से कहता आया हूँ कि आपका जो टारगेट होना चाहिए वो हमेशा 80 का होना चाहिए, 80 क्या 80+ ही होना चाहिए। ऐसे मार्क्स लाने में पता क्या होता है कि हमारा जो सिलेक्शन होता है ना वो श्योर होता है, हमें पता रहता है हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जब मैंने CBT 1 दिया था, मेरा स्कोर 80+ था, तो मैं पूरी तरह से श्योर था कि सिलेक्शन कोई नहीं खा रहा है। मैं आराम से अपनी CBT 2 की तैयारी में जुट गया था। जब CBT 2 का रिजल्ट आया तब मुझे पता चल गया कि हाँ भाई मेरा ASM में होना है। अब मेरा सबसे बड़ा सिर्फ और सिर्फ एक ही ये रह गया था डाउट, मेरी एक ही प्रॉब्लम रह गई थी कि इस साइको को कैसे निकाला जाए। देखो साइको के लिए आप लोगों को पता है यूट्यूब पर भी क्लासें लगती रहती हैं। इसके अलावा पटना है, कोटा है, इलाहाबाद है, कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग भी होती है साइको की। अब मेरा देखो यार ऐसा है कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के ज़्यादा दूर नहीं रह सकता, इसी वजह से मैं ललितपुर में ही रहा और यहीं पर मैंने यूट्यूब के थ्रू या फिर बुक्स के थ्रू या फिर किसी भी तरह से मैंने अपनी साइको की तैयारी की। और देखो ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो साइको की तैयारी आप घर बैठे भी कर सकते हो। यही था कि रीजनिंग अच्छी थी, घर बैठे आराम से तैयारी की और जितने नंबर क्वालिफाई होने के लिए चाहिए थे वो मुझे मिले और मैं आराम से क्वालिफाई कर गया। अब इसके बाद क्या है, आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल बचता है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इनमें आदमी आराम से पास हो जाता है।
अब यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि क्यों मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अपना स्कोर 80+ रखो और साइको में अच्छे नंबर लाना। ध्यान देना, सपोज अगर आप 80 नंबर लेके आते हो CVT2 में, तो उसका 70% कितना हुआ, 56। तो यानी आपके CVT2 के बाद 56 नंबर उठाए जाएंगे। अगर आपका स्कोर 85 या 90 रहता है तो 90 का 70% कितना होता है, 9 7 63, यानी 63 नंबर उठाए जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मत कहना कि मैं 90 नंबर लाने को कह रहा हूँ, नहीं तो कुछ मूर्ख मिलेंगे ऐसे जो कमेंट बॉक्स में अभी यही कह देंगे कि मैं 90 नंबर बोल रहा हूँ कट ऑफ। ठीक, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब होता क्या है, फ़ायदा ये मिल जाता है कि अगर आपके ऐसी कंडीशन में अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, अगर आपके CVT2 के स्कोर का जो 70% है अगर वो आपका 60 के अराउंड है, जैसे मेरा जो स्कोर था वो आपने देख ही लिया है कितना था, 58 के अराउंड था। ठीक, अगर आपका स्कोर 60 के अराउंड है यानी 58, 59, 61, 62, 60 इसके अराउंड होता है, ऐसी कंडीशन में अगर आपके साइको में नंबर कम भी आते हैं तब भी आप ESM के लिए किसी तरह सेलेक्ट हो जाओगे। या फिर ऐसा है, अगर आपके CVT2 में कम स्कोर आ रहा है, मान लीजिए जैसे मेरा 84 था 100 में से CVT2 में, अगर मान लीजिए मेरा स्कोर यहीं पर 75 होता तो फिर मुझे हर हालत में साइको में काफ़ी अच्छे नंबर लाने पड़ते, तभी मुझे कोई पोस्ट मिलती, वरना मुझे एक भी पोस्ट नहीं मिलती। यही चीज़ आप लोगों से ही मैं फिर से कहूँगा कि अगर अभी आप तैयारी कर रहे हो, आपका CVT1 हो चुका है और आपको पता है कि आप CVT1 निकाल लोगे, तो आप CVT2 के लिए कम से कम 80+ का टारगेट बना के तैयारी करो। इतनी अच्छी तैयारी करो कि आपका स्कोर 70, मैं कहता हूँ अगर 80 भी नहीं ले जा पा रहे हो तो 75 लेके तो जाओ। क्योंकि देखो कॉमन सी बात है, अगर एग्जाम का लेवल हार्ड आता है तो वो सिर्फ आपके लिए हार्ड नहीं होता है, वो सारे के सारे कैंडिडेट के लिए होता है, चाहे वो मीडियम लेवल का हो या फिर SSC लेवल, SSC CGL लेवल, या किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट बैठा हो, चाहे कुछ भी हो, सबके लिए पेपर टफ होता ही है। तो आप लोगों को भी यही चीज़ करनी है कि जो गलतियां मैंने की हैं मैंने आपको बता दिया है। देखो अगर मैं खुद कहता हूँ मेरे नंबर 2 या 3 नंबर ज़्यादा होते, मेरे 3 नंबर भी अगर ज़्यादा होती ना तो मेरा स्कोर 87 हो जाता और आराम से मुझे CA मिल जाती। तो उन 3 नंबरों की अहमियत मैं जानता हूँ, इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी ये गलती मत करना। और जो लोग पोस्ट प्रेफरेंस में गलती कर चुके हैं, उल्टी सीधी पोस्ट प्रेफरेंस भर दी, तो उन लोगों को मैं यही कहूँगा, देखो कई बार क्या होता है आप लोग कैफ़े वाले की सुन के भर देते हो, कई बार किसी से बिना एडवाइस के आप कुछ भी अपने मन से भर देते हो प्रेफरेंस। नॉर्मली लोगों की आदत क्या होती है, जिस पोस्ट में सबसे ज़्यादा उन्हें वैकेंसी दिखाई देती है वो उसी को पहले भर देते हैं। कईयों ने स्टेशन मास्टर पहले भरा होगा, उसके बाद गुड्स गार्ड, TA, फिर लास्ट में पता चला CA और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, जबकि CA और JA इन्हें तो पहले भरना चाहिए क्योंकि ये पोस्ट अच्छी होती है, ऑफिशियल वर्क होता है, ज़्यादा कोई खास हेडेक का काम नहीं होता है। तो ये गलती तो आपने कर ही दी है। अब बस उम्मीद यही करो कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उस टाइम या उससे पहले ही रेलवे कोई नोटिस निकाल दे, आपको पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का मौका दे दे। वैसे नॉर्मली मैं आपको बता भी चुका हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस आप चेंज सिर्फ तभी कर सकते हो जब वैकेंसी इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, या बाई चांस मान लीजिए रेलवे खुद आपको मौका देती है तो बात अलग है। लेकिन अगर एक बार CVT2 हो गया और आप लोगों को पोस्ट अलॉट हो गई कि आपको भाई CA, आपको SM, आपको TA, ऐसी अगर पोस्ट अलॉट हो गई, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस चेंज नहीं होता है। उसका रीज़न ये है कि जिन्हें CA या फिर गुड्स गार्ड वगैरह मिल जाती हैं उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल करा के उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, तो अब ना भाई कट ऑफ का कोई मामला ही नहीं रह जाता है। लेकिन जो स्टेशन मास्टर या ट्रैफिक अप्रेंटिस या फिर कॉमर्शियल पोस्ट के लिए चुने जाते हैं उन लोगों का टाइपिंग वसाई को होता है, तो उन्हें थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए ध्यान रहे कि समय रहते जो भी गलतियाँ की हैं उन्हें सुधार लो। अपनी तैयारी अगर कमज़ोर है तो उसे स्ट्रॉन्ग करो, अच्छी पढ़ाई करो। और कई लोग पूछते हैं CVT2 के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बताओ, CVT1 की जब आप स्ट्रेटेजी बना रहे थे आपने किस किस से पूछा था। देखो एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सोचा करो किसी चीज़ को। अगर आप श्योर हो कि आप CVT1 निकाल लोगे, आपने अच्छी तैयारी की है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है CVT2 की स्ट्रेटेजी जानने की, वो तो आप खुद ही कर सकते हो। देखो जो CVT1 के लिए पढ़ा है वही पढ़ना है, वही आना है। बस सिर्फ और सिर्फ एक चेंज रहता है कि 100 क्वेश्चंस की जगह वहाँ पर 120 क्वेश्चंस आने हैं, इसके अलावा कोई चेंज नहीं होता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए, स्पीड मेंटेन करो, अपनी स्पीड बढ़ाओ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो जल्दी से जल्दी करना सीखो। मैथ और रीजनिंग पर थोड़ी अच्छी कमांड रखो, क्योंकि यही है जो आपके मार्क्स को बढ़ाने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि GK GS में कई लोग ऐसा होता है GK GS साइंस वगैरह में भूल जाते हैं, डाउट में आंसर नहीं लगाना चाहते, लेकिन मैथ और रीजनिंग ऐसी होती है जो आपको एक्यूरेट आंसर दे देती है। सो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप लोगों को जो भी अपडेट हो मिलते रहें, आपके डाउट्स क्लियर होते रहें। इसके अलावा आप लोग मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें।